जय हो बजरंगबली की दोस्तों। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सन्नाटा में। दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की हमारी हॉरर स्टोरी किसी भूत, प्रेत, पिशाच या चुड़ैल से संबंधित नहीं है। ये कहानी है 5 ऐसे दोस्तों की जो एक कैंपिंग ट्रिप पर साथ जाते तो हैं, पर कभी लौट कर वापस नहीं आते। अगर आपको कोर स्टफ पसंद है तो आज की कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, आज की हमारी हॉरर स्टोरी है सौरभ, सोनाली, अक्षय, प्रेरणा और नीतीश की। ये सभी दोस्त एक कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। जहाँ इस ग्रुप के बाकी लोग साधारण परिवारों से आते थे, वहीं सौरभ एक बहुत ही अमीर घर का इकलौता बेटा था और उसके धन दौलत से संपन्न होने के कारण ही सोनाली उसके साथ थी। वहीं अक्षय और नीतीश सौरभ से प्रभावित हो और शायद थोड़े डर के कारण भी उसके साथ दोस्ती रखे हुए थे। सौरभ स्वभाव से बहुत घमंडी किस्म का इंसान था। उसके पिताजी के रुतबे और दौलत की झलक उसके व्यवहार में साफ देखी जा सकती थी। यही कारण था कि कॉलेज के प्रिंसिपल भी उसको कुछ कहने या उसकी किसी गलत हरकत को रोकने से कतराते थे। इसके विपरीत नीतीश स्वभाव से एक डरपोक किस्म का लड़का था। इस ग्रुप का हिस्सा होना शायद उसकी मजबूरी ही थी, क्योंकि सौरभ के डर से कोई उसे परेशान नहीं किया करता था। हालांकि सौरभ उससे नौकरों का सा व्यवहार किया करता था और उसका खूब मजाक भी बनाया करता था। एक बार जब इन लोगों के कॉलेज में कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ती हैं, तो सौरभ और सोनाली एक दूर दराज के इलाके में कैंपिंग का प्लान बनाते हैं। पर इन दोनों के अलावा ग्रुप का कोई और सदस्य वहां नहीं जाना चाहता था। पर सौरभ के दबाव के चलते सब वहां जाने को तैयार हो जाते हैं। अब छुट्टियां शुरू होने के दूसरे दिन ही ये लोग सौरभ की गाड़ी में सारा कैंपिंग का सामान लेकर अपना सफ़र शुरू करते हैं। इनकी मंजिल इनके शहर से 400 किलोमीटर की दूरी पर थी। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद ये लोग शहरी चकाचौंध को पीछे छोड़ ग्रामीण इलाके में प्रवेश करते हैं और जंगल में प्रवेश करने से पहले एक गांव में एक रात आराम करते हैं। वहीं ग्रामीणों से बातचीत के दौरान इन्हें यह पता लगता है कि जंगल बाहरी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि गांव के लोग भी बहुत ज़रूरत होने पर ही वहाँ कदम रखते थे। पर एक बात गौर करने वाली ये थी कि गांव के लोगों में से किसी को भी कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, जंगल में जाने के बावजूद। पर वहीं बीते समय में बाहरी लोगों के साथ कई दुर्घटनाएं हो चुकी थी। इसी के चलते गांव के लोगों ने इन्हें वहां जाने से मना करा। पर ये लोग अपनी जिद के चलते सब बातें नज़रअंदाज करके अपना सफ़र जारी रखते हैं। अब ये लोग अपनी गांव से अपनी गाड़ी से गांव को पीछे छोड़ कम से कम 15 किलोमीटर आगे निकल आते हैं, जहाँ से जंगल घना होना शुरू हो जाता है। अब इन लोगों को मजबूरन अपनी गाड़ी छोड़ अपने सामान के साथ पैदल सफ़र करना पड़ता है। हालांकि इसमें इन्हें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जंगल अंदर से बहुत खूबसूरत था। ये लोग नज़ारों का लुत्फ़ उठाते और हँसी ठिठोली करते कम से कम 10-12 किलोमीटर जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ इन्हें एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई देता है। वहीं ये अपना कैंप लगाने का निश्चय करते हैं। कैंप लगा लेने के बाद वो लोग खा पी कर कुछ देर आराम करते हैं और शाम को जंगल में टहलने और नज़ारों का मज़ा लेने निकल पड़ते हैं। जंगल को थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद और खूब सारी फ़ोटोज़ खींचने के बाद वो लोग कैंप साइट में वापस आते हैं और अलाव जलाकर उसके आसपास बैठ बियर पीते हैं और खूब बातें करते हैं।
थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद वो लोग अपनी कैंप साइट के आसपास कुछ बड़े जूतों के निशान देखते हैं और आपस में बात करते हुए वो सब इस बात पर सहमत होते हैं कि उन्होंने रात को शायद किसी के चलने की आवाज़ तो सुनी थी। इसके अलावा एक अजीब सी बात ये थी कि सौरभ का स्लीपिंग बैग फट गया था, उसके कैंप के साथ ही, जैसे किसी ने बड़ी धारदार चीज़ से फाड़ डाला हो। पर रात को उसे नींद की वजह से कुछ नहीं पता चला था। पर फटा स्लीपिंग बैग देख सौरभ को बहुत गुस्सा आता है और वो नीतीश को गाड़ी में से जो एक एक्स्ट्रा बैग था उसको लेकर आने को कहता है। हालांकि नीतीश वहाँ अकेला जाना तो नहीं चाहता था, पर सौरभ से डर कर वो वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। कोई उसके साथ नहीं जाता। हालांकि प्रेरणा उसको ऐसे अकेले नहीं जाने देना चाहती थी, पर अक्षय के रोकने पर वो भी चुप हो जाती है। अब नीतीश उनकी आंखों से ओझल हो जंगल में गायब हो जाता है। बाकी के सब लोग कैंप साइट पर खूब मौज मस्ती करते हैं। अब जब दिन ढलने लगता है और नीतीश का कोई अता पता नहीं होता और ना ही वहाँ फ़ोन के सिग्नल थे, तो प्रेरणा उसको अकेला वहाँ भेजने पर सौरभ से बहुत नाराज़ हो जाती है। वह नीतीश वहाँ नीतीश बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका था, जिसमें जल्द ही ये लोग भी फंसने वाले थे। गाड़ी के पास पहुंचकर नीतीश सर पर हुए एक जोरदार गाड़ी के पास पहुंचकर नीतीश सर पर हुए एक जोरदार प्रहार से एकाएक बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक सीलन भरे खंडहर नुमा कमरे में एक कुर्सी से बंधा पाता है। उसके मुंह से गले तक एक नली लगाई गई थी, जिसकी वजह वजह से वो ना तो कुछ बोल पा रहा था, ना ही इधर उधर सर घुमा पा रहा था। अचानक उसके सामने एक 6.5 फीट लंबी विकृत आकृति आकर खड़ी हो जाती है। इस आदमी का चेहरा भी एक विकृत मास्क से ढका था। वो नीतीश के सामने खड़े होकर कुछ देर उसे निहारता है और फिर दो बड़े चूहे एक थैले से निकालकर उस नली में छोड़ देता है। चूहे नली से फिसलकर सीधा नीतीश के पेट में जा पहुंचते हैं और उसके अंदरूनी अंगों को कतरना शुरू कर देते हैं। नीतीश दर्द से छटपटा उठता है। कुछ देर बाद उसके मुंह से खून की धार बह निकलती है, पर शायद इतना उस विकृत आदमी के लिए काफी नहीं था। वो पास ही जलती आग से एक नुकीली गर्म रॉड उठाता है और नीतीश की बाईं आंख में घुसा देता है। नीतीश का शरीर बेतहाशा छटपटाने लगता है और तभी वो आदमी एक बड़ा सा हथौड़ा लेके उस रॉड को ठोकने लगता है, जिसके चलते वो जिसके चलते वो रॉड नीतीश की खोपड़ी को चीरते हुए और उसके भेजे के अवशेष लेके उसके सर के आर पार हो जाती है और नीतीश हमेशा के लिए चुप हो जाता है। वहाँ रात तक नीतीश को वापस न आता देख प्रेरणा सौरभ पर चिल्लाती है और इसी गर्मा गर्मी में अक्षय उसे चुप कराने के लिए एक तमाचा जड़ देता है। यह सब होने के बाद प्रेरणा रोती हुई कैंप में चली जाती है और अक्षय को भी बहुत बुरा लगता है। तो वो निश्चय करता है कि अगर नीतीश वापस नहीं आता तो वो कल खुद उसे ढूंढने निकल जाएगा। अगले दिन तक भी जब नीतीश नहीं लौटता तो अक्षय सौरभ से उसे ढूंढने चलने को कहता है, पर सौरभ यह कहकर बात टाल देता है कि हमें उसका यही इंतज़ार करना चाहिए, वो कहीं लौट आए तो। अब अक्षय प्रेरणा की खातिर गाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। प्रेरणा उसके साथ जाना चाहती थी, पर वो उसे वहीं रुकने को कहता है। अक्षय गाड़ी की दिशा में आगे बढ़ता है, पर बहुत देर तक भी जब उसे गाड़ी नहीं मिलती तो अब उसे लगता है कि वो जंगल में भटक गया है। अब वो घबराहट में कैंप साइट पर
वापस लौटने की कोशिश करता है और तभी उसका पैर किसी चीज़ में फंस जाता है, जिससे वो एक तीखे दर्द के एहसास के साथ चिल्ला उठता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भालू पकड़ने वाले फंदे में फंस गया है और उसके कांटों ने उसकी पिंडली की हड्डी को चीर दिया है। अब वो जान बचाने के लिए फंदे को जोर लगा के खोलने की कोशिश करता है, पर फंदा थोड़ा सा खुल के दुगनी तेजी के साथ बंद होता है, जिसके चलते अब अक्षय का दायां पैर उसके शरीर से कटकर अलग हो जाता है और एक खून की धार फव्वारे के समान उसके पैर से निकल पड़ती है। अचानक अक्षय को अपने पास भारी कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती है और एक लंबी चौड़ी विकृत आकृति उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। अक्षय उस लंबे चौड़े अक्षय उस लंबे चौड़े विकृत आदमी को देख डर से सिहर उठता है और उस विकृत चेहरे वाले आदमी के हाथ में एक बड़ी धारदार धारदार कुल्हाड़ी देख उसे समझते देर नहीं लगती कि अब क्या होने वाला है। अक्षय उस आदमी से दया की भीख मांगता है, पर वो आदमी अचानक ही उस कुल्हाड़ी का वार अक्षय के बाएं पैर पर करता है और उसे लगातार काटता जाता है, जिससे उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। अक्षय दर्द और डर के कारण अपने हाथों को जैसे ही ऊपर करता है, वो आदमी अगला वार उसके हाथों पर कर देता है और उसके हाथों को भी शरीर से काटकर अलग कर देता है। अक्षय रोता है, पर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता और अगला वार अक्षय के सर पर होता है, जिससे उसका शरीर दो भागों में फट जाता है और अंदरूनी अंग बाहर निकल आते हैं। वहीं कैंप साइट पर सब लोग अक्षय की दर्दनाक चीख सुनते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है और सौरभ कहता है कि अब यहाँ से भागना ही होगा हमें, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो, क्योंकि अब ये साफ था कि पहले नीतीश और अब अक्षय, इन दोनों के साथ कुछ ना कुछ बहुत गलत हुआ था। हालांकि प्रेरणा सौरभ को अक्षय को ढूंढने चलने को कहती है, पर वो साफ मना करते हुए कहता है कि उसे अपनी जान प्यारी है और वो यहाँ से जा रहा है। अब जब प्रेरणा कुछ समझ नहीं पाती तो वो भी डर के मारे सौरभ और सोनाली के पीछे पीछे चल देती है, पर कई घंटों घूमने के बाद भी इन लोगों को इनकी गाड़ी कहीं नहीं दिखाई देती। अब ये लोग समझ जाते हैं कि ये भटक गए हैं। सौरभ गुस्से में इधर उधर भागने लगता है कि तभी उसका पैर एक रस्सी पर पड़ता है, जिससे वो एक ऊंचे पेड़ पर उल्टा लटक जाता है और घबराहट में दोनों लड़कियों को उसे पेड़ से उतारने को कहने लगता है, पर वो दोनों इतना घबरा जाती हैं कि उसे छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं। भागते समय उन्हें पीछे से सौरभ की चीख सुनाई देती रहती है और तभी एक तीर सोनाली के पैर के आर पार हो जाता है। वो गिर पड़ती है। प्रेरणा यह सब देखकर और घबरा जाती है और रोते हुए बेतहाशा भागने लगती है, पर अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक कुर्सी से बंधी उसी मास्क लगाए आदमी को अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालते हुए पाती है। प्रेरणा रोते हुए उससे दया की भीख मांगती है, पर वो आदमी कुछ देर उसे चुपचाप देखता है और फिर एक माचिस की तिल्ली से आग लगा देता है, जिससे प्रेरणा का पूरा शरीर आग की लपट में घिर जाता है और वो दरिंदा वहीं बैठ के एक छोटे बच्चे की तरह उसे जिंदा जलते हुए देखता रहता है। और कुछ ही देर में प्रेरणा की चीखें बंद हो जाती हैं और शरीर राख में बदल जाता है। वहीं सौरभ, जो कि उस पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, डर के मारे छटपटाता रहता है कि तभी वही आदमी वहां आता है, एक आरी लेके, और बिना देरी करे सौरभ की टांगों के बीच से उसे काटना शुरू करता है। सौरभ किसी मुर्गे की तरह तड़पड़ाता है, पर वो आदमी उसे काटना जारी रखता है। अब सौरभ की चीखें खर खर की आवाज में बदल जाती है। उसके मुंह से, नाक से खून की धार बह निकलती है, पर वो दरिंदा उसे काटना नहीं रोकता और तब तक काटता है जब तक कि उसकी आंतें उसके शरीर से बाहर नहीं आ जाती। हालांकि सौरभ में अभी भी जान बाकी थी, पर वो उसे तड़प तड़प के मरने के लिए
वहीं छोड़कर चला जाता है। अब बारी आती है सोनाली की। सोनाली को उसी सीलन भरे कमरे में एक कुर्सी में रस्सी से इतनी जोर से बांधा गया था कि उसकी पेट की त्वचा बाहर निकलने लगी थी। जैसे आप किसी धागे को कस के अपनी उंगली के आसपास लपेटते हैं तो जैसे मांस खून जमा होने के कारण उभर आता है ना, ठीक वैसे ही। बस वो सन की एक चाकू लेके आता है और सोनाली के होश में आते ही उसके उसी उभरे हुए मांस वाली जगह को चाकू से काटना शुरू करता है। हर जगह खून खून ही खून फैल जाता है। सोनाली रोती है, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद कमरे से बाहर निकल जाता है। सोनाली रोती रहती है, पर उसे एक डर सता रहा होता है कि अब क्या, जब वो वापस आएगा। कुछ देर बाद वो आदमी एक बड़ी सी कैंची, जिससे पेड़ पौधों की छटाई की जाती है, लेकर लौटता है और सोनाली को खड़े होके एकटक देखने लगता है। सोनाली की रूह कांप जाती है, क्योंकि शायद वो जानती थी वो क्या करने वाला था। वो सोनाली के पास जाता है और उसके पैर की उंगलियां काटना शुरू कर देता है। सोनाली दर्द से छटपटाती रहती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो उसके दोनों पैरों को काटता जाता है और अंत में सोनाली सदमे और खून बहने की वजह से बेहोश हो जाती है। उसे होश आता है तो वो अधमरी हालत में होती है, पर वो दरिंदा फिर लौटता है और अब उसके हाथों को काटना शुरू कर देता है। सोनाली दर्द के मारे फिर बेहोश हो जाती है और इस बार उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके जख्मों को मरहम पट्टी की गई है, ताकि उसकी खून बहने की वजह से मौत ना हो जाए। इस बार जब वो शैतान लौटता है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा ब्लेड होता है और वो सोनाली के चेहरे को काटना शुरू करता है। वो उसकी एक आंख फोड़ता है, नाक, कान, गला काटते जाता है। सोनाली में अब चीखने की भी ताकत नहीं होती। वो उसकी जीभ को पकड़कर बाहर निकालता है और उसको भी फाड़ देता है। अब ये सब करने के बाद वो कमरे से बाहर जाता है और एक शीशा लेके आता है और सोनाली को उसका चेहरा दिखाता है। और अब जब वो अपने आप को देखकर रोने लगती है तो वो आदमी किसी छोटे बच्चे की तरह खुश होता है और फिर प्लेट उठाता है और उसको काटना शुरू कर देता है और तब तक काटता जाता है जब तक वो मांस का लोथड़ा नहीं बन जाती, उसकी आंखें बंद नहीं हो जाती। उसके बाद वो उस बड़ी सी कैंची को उठाता है और सोनाली की धड़ को इस तरह से काटना शुरू करता है कि वो दो हिस्सों में बट जाता है। कुछ दिनों के बाद जब एक हफ्ते तक ये लोग अपने घर नहीं पहुंचते तो पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस उन्हें ढूंढते हुए पहले गांव फिर उस जंगल तक आती है, पर ना तो उन्हें उनकी गाड़ी और ना ही सामान मिलता है, यहाँ तक कि उनकी लाशें भी नहीं। अपनी खाना पूर्ति कर पुलिस केस बंद कर देती है। किसी को कभी नहीं पता चलता कि आखिर इन सब के साथ हुआ क्या था।